हो गया। देखो भाई, अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है, ये आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर 7 के पार्ट 2 में मिलेगा। पहले का अगर हम जहाँ तक डेफिनेशन लिखे हैं वो पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फार्मूला आप डिराइव करने जा रहे हैं मास इफेक्ट का बाइंडिंग एनर्जी का डिराइव करने जा रहे हैं। फटाफट देखो सारे, लिखो। कंसीडर कंसीडर ये आपका लेक्चर 7 का पार्ट 2 होगा। वहां तक बस डेफिनेशन हुआ था। अब हम बात करते हैं फार्मूला का। कंसीडर अ न्यूक्लियस एक्स जेड ए, ठीक है। और आपको पता है जेड क्या बता रहा है, वेयर जेड बराबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड क्या है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फटाफट देखो, जेड क्या है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ओके, एंड आपको पता है ए माइनस जेड, ए माइनस क्या होता है, मास नंबर, जेड मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। देखो जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करें केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड ए माइनस जेड क्या बताएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको खुद पता है, ये पढ़ा चुका हूं अभी तो बेसिक लेक्चर 7 स्टार्टिंग, लेक्चर 7 के स्टार्टिंग में अभी तो बताया कि ये कैसे हमको आपको रिवीजन तो कराया था ना। जेड क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स का नंबर होता है, और ए का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का संख्या होता है टोटल, और ए माइनस जेड क्या होता है, केवल न्यूट्रॉन का संख्या होता है। ये रहा आपका। अब मान लो बोर्ड पे देखो, अब हम जो न्यूक्लियस फॉर्म बनाने जा रहे हैं, निर्माण करने जा रहे हैं, उसमें जेड प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन नहीं है। ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का संख्या है, जेड प्रोटॉन का संख्या है, और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का संख्या है। यार ये बताओ, क्या जेड प्रोटॉन का संख्या बनाना पॉसिबल है? जेड का मान कुछ होगा तभी तो बनाएंगे। जेड का मान 2 भी हो सकता है, जेड का मान 3 भी हो सकता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में बताया था, जेड का मान क्या था, 3 था, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या कितना था, 3। तो जेड का मान कितना था, 3, जो स्टार्टिंग मैंने एग्जाम्पल बताया। अच्छा, उसके बाद जो पार्ट 1 में बताया मैंने, लेक्चर 7 पार्ट 1 में जो एग्जाम्पल में मैंने समझाया स्टार्टिंग में, उसमें जेड का मान कितना था, 3 था, और ए माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन का मान कितना था, 2 था। तो आपको बस हमने एक फार्मूला बनाना है, इस कारण से मैंने मान लिया प्रोटॉन का नंबर कितना है, जेड, और न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, ए माइनस जेड। अब समझना अच्छे से ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, बस समझने के लिए बस ऐसे ही आप मान लो 5 ऐसे बना लो और इमेजिन कर लो। जैसे 5 बना लो आप, आपको समझ में आ जाएगा, उसी से 5 से ही समझ में आ जाएगा। मैं समझा दे रहा हूँ और उसी को मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इससे मिलकर एक न्यूक्लियस बन रहा है, इससे मिलकर क्या बन रहा है भैया, न्यूक्लियस बन रहा है। इससे मिलकर न्यूक्लियस बन रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है। ये मान लो न्यूक्लियस है, इसका मास हम दे दिए, ये मास ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है आपका, एम क्या है आपका, मास ऑफ न्यूक्लियस। सारे देखना समझना अच्छे से, मास ऑफ न्यूक्लियस। देखो 7 का पार्ट 1 देखना, तभी इस पे पहुंचना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। लेक्चर 7 का पार्ट 1 देखना, उसके बाद ही पहुंचना है यहाँ पे। मान लो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं। अब देखो जेड का मान तो फिक्स नहीं है, जेड का मान यहाँ पे जैसे देखा जाता है, जेड का मान यहाँ पे क्या है, 3 है, और ए माइनस जेड का मान, ए माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन का नंबर, और न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, 2। ए माइनस यहाँ पे देखा जाए तो जेड का मान कितना है, आपको सब सारे देखो, यहाँ पे देखा जाए तो जेड का मान कितना है, 3, और ए माइनस जेड देखा जाए तो कितना है आपका, 2 है। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे सबको दिख रहा है कि ऐसा सिचुएशन है। बस कुछ नहीं करेंगे, इस सिचुएशन से ही हम पूरा का पूरा पकड़ लेंगे। देखो कैसे, सारा चीज समझ में आ जाएगा आपको। अब मान लो आप, जैसे पिछला माना था, जैसे आप मान लो एम जो होता है, एम वो क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। आपको खुद पता है, हमने माना है पहले एम एन कहाँ लिखना है, पैर के इसके एकदम नीचे लिखना है। पहले एम बना देना बड़ा सा, उसके नीचे लिख देना है एन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है एम पी, इसको हमने क्या मान लिया, मास ऑफ प्रोटॉन। देखो फॉर्मूला बना रहे हैं यार, बस कुछ नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन। अब समझना है, ये दोनों चीज हमने मान लिया आपको। अब समझना, अगर मान लो एक प्रोटॉन, अगर टोटल अब इसका मास कैलकुलेट करते हैं, इसका हम टोटल मास कैलकुलेट करते हैं, कितना मास होगा। तो एक एक करके, अच्छा है कि प्रोटॉन प्रोटॉन का कोई कितना भी प्रोटॉन हो, अगर एक प्रोटॉन का पता है आपका मास, तो उसे जस्ट नंबर से गुना कर दो, प्रोटॉन का मास आ जाएगा। जैसे 1 2 3 है, तो अब ऐसा मत करो यार बचपन वाला कि इसका वेट मान लो
एमपी है, एमपी अगर मान लो जैसे ये 1 kg, तो एक एक करके ऐसे मत करो, सिंपली पता करो एक का मास कितना है। तो अगर एक का मास हम बोल देते हैं, जैसे एक का मास हमने कितना मतलब एमपी बोला है, तो अगर एक रहता तो मास कितना होता है, एमपी होता है। कितना होता है देखना सर, समझना अच्छे से। अगर केवल सैंपल में अगर न्यूक्लियस हम जो बना रहे हैं उस सैंपल में बस एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रहता है, तो प्लस क्या होता है, एम प्लस क्या हो जाता है, बस एम एन हो जाता है। फॉर्मूला बना रहे हैं, अब डाटा इस पे नहीं लिख रहे हैं, 1 यूनिट 1.5 यूनिट नहीं लिख रहे हैं, समझना। अगर केवल सैंपल में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन रहता है तो क्या होता है, बस एम पी प्लस एम एन होता है। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर 2 रहता है प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन तो 2 गुना हो जाता है। अगर 3 रहता तो क्या होगा, 3 हो जाता है, 3 हो जाता है। इस पे भी बात समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना सबको, 3 3 हो जाता है। अगर मान लो ये 3 रहता है, ये 2 रहता है, तो बस यहाँ क्या रहता है, 2 हो जाता है। अगर मान लो भाई प्रोटॉन का संख्या, ये क्या बता रहा है, प्रोटॉन का संख्या, लेकिन आपको फॉर्मूला बनाना है, तो प्रोटॉन का इस सैंपल में संख्या क्या है, कितना है, जेड है। कितना है प्रोटॉन का संख्या भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, जेड। तो जेड एमपी कर देंगे, आपको समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने, जेड एमपी कर देंगे, क्योंकि संख्या कितना है प्रोटॉन का, जेड है। और न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, ए माइनस क्या कर देंगे, जेड कर देंगे। न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, ए माइनस जेड। और ये रहा, अब समझ में आ गया होगा कैसे मास निकाला हमने। देखो अब देखो, आपको बता दिया ना हमने, जैसे इस सैंपल में अगर देखा जाए 3 प्रोटॉन है तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 3, और 2 न्यूट्रॉन है तो ए माइनस जेड का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस वही तो लिखा है, इसको बस थोड़ा पता नहीं आपको साफ दिख रहा है कि नहीं, तो क्या कर देंगे, जेड और मास ऑफ प्रोटॉन प्लस संख्या कितना है, जेड, प्लस ए माइनस जेड एम एन कर देंगे। मान लेंगे इसमें कितना जेड प्रोटॉन है, इसमें डॉट डॉट कर दो, समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना जेड प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, इसमें भी डॉट डॉट कर दो। अब ये डॉट का मतलब पता नहीं है कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन, जेड का मान फिक्स नहीं है, पहले तो हमने फिक्स करके समझा दिया। अब उसके बाद हमने जेड ले लिया, अब जेड कुछ भी हो सकता है, जेड का मान 5 भी हो सकता है, ए माइनस जेड का मान 10 भी हो सकता है, या कुछ 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है बस। उसके बाद जब हम न्यूक्लियस को वेट कर रहे हैं तो पता चल रहा है इसका मास कितना है, 5 है। इसका मास कैपिटल एम, इसका मास हमने क्या लिया, कैपिटल एम। इसका मास क्या ले लिया हमने, कैपिटल एम। अब आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट यहाँ पर कॉपी कीजिए। पहले 1 मिनट कॉपी करने से पहले देखो सारे ध्यान से देखो, क्या बताइए। अब ये ध्यान से, इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलता है। तो एक बात बताओ यार, क्या ये मास और ये मास बराबर होगा। लेक्चर 7वां में बताया था, 7th में पार्ट 1 में बताया था, लेक्चर 7 का पार्ट 1 में बताया था कि ये और ये कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अगर 6 यूनिट था तो ये कितना था, 6 से कम था, क्योंकि इसका कुछ मास बाहर एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है। यहाँ एनर्जी के फॉर्म में भैया निकल जाता है, कौन सा एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। कौन सा फॉर्म में निकल जाता है, बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि कुछ इसका मास बाहर निकल जाता है। कितना निकलता है, तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका मास कुछ बन जाता है, तो ये ज्यादा मास होगा, ये क्या होगा, कम होगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा एम का मास आ जाएगा, कितना बाहर निकला। तो वो फटाफट डेल्टा एम पहले यहाँ तक कॉपी करो, उसके बाद बताएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि ये मास कम होगा और ये मास क्या होगा, ज्यादा। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फटाफट यहाँ तक कॉपी करो, कॉपी। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो ध्यान से, स्पेस नहीं है। अब देखो ध्यान से, नीचे क्या दिख रहा है सबको, देखना भाई, बोलना, दिख रहा है क्या। अब देखो, अगर डेल्टा, अगर मान लो कितना निकालना, मास डिफेक्ट निकालना था, डेल्टा एम क्या होगा भाई, ये तो मास क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये क्या होगा, कम। तो क्या करोगे सर, जेड एम पी, ऊपर मैं लिखूंगा बट समझाने के लिए, जेड एम पी, जेड गुने एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम। क्या यही होगा ना मेरे भाई, देखो तो समझो तो, डेल्टा एम तो मान यही होगा ना, मास डिफेक्ट। डेल्टा एम का मतलब क्या हमने लिखा, मास डिफेक्ट। ये क्या लिखा हमने, मास डिफेक्ट, ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूं। डेल्टा एम का मतलब क्या होता है, मास डिफेक्ट। क्या भाई दिख रहा है आपको, फटाफट यहां तक कॉपी करो। देखो कैसे किया, इस टोटल मास, ये टोटल मास हुआ ना, इससे इस मास को घटा दिया तो क्या अंतर पता चल जाएगा ना, कितना अंतर एनर्जी में परिवर्तन हुआ। यही तो एनर्जी में परिवर्तन, यही तो डेल्टा एम एनर्जी में परिवर्तन हुआ। तो अगर मैं डेल्टा एम है तो एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा एम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ई इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। जब मास एनर्जी में परिवर्तन होता है तब मास में बस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास कितना है अपना, डेल्टा एम। मास कितना है भैया, सही से लिख देता हूँ, यहाँ से एनर्जी में निकलेगा तो बाइंडिंग एनर्जी जिसको हम बोलते हैं वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये रहा आपका, यहाँ तक कुछ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं
यहाँ तक फटाफट कॉपी करो। देखो ये अलग चीज है, जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना, यहां तक लिख लेना, उसके बाद ये लिख लेना, उसके बाद ये बना लेना सारे। अब मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाला, और देखना फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया उसका महत्व समझा रहा हूं मैं। कॉपी कर लिया होगा सबने आई थिंक यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अब देखना समझना इस चीज को। डेल्टा एम क्या होता है? जो अंतर होता है। डेल्टा एम का मतलब क्या होता है बाबू? जो मास एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है, और निकलता कैसे है? पहले वाला का मास, न्यूक्लियॉन्स का पहला न्यूक्लियॉन्स का टोटल जो मास होता है उसको पहले निकाल लो, और आप न्यूक्लियस का मास निकाल लो, उससे क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो डेल्टा एम जो निकाला है हमने, डेल्टा एम अगर निकाला है वो कितना आया आपका? न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास आपने निकाला है, अगर जेड प्रोटॉन होगा तो जेड एमपी हो गया, अब प्लस न्यूट्रॉन कितना है? ए माइनस जेड है, ए माइनस जेड एम एन हो गया, माइनस न्यूक्लियस का मास कितना हो गया? कैपिटल एम हो गया। ये आपका क्या हो गया? डेल्टा एम हो गया, जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं भैया? डेल्टा एम को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। पता है ना सबको यार, कि ये नहीं भूल गए सारे? ये इसको क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। बोलो सारे, इसको क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे साइड में लिख लेना वेयर, जहाँ क्या क्या टर्मिनोलॉजी है आपको खुद पता है। एमपी का मतलब क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। भैया लिख लो सारे, आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ, अपने लिए नहीं, मैं तो खुद जानता ही हूँ। मास ऑफ एमएन का मतलब क्या होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? मास ऑफ न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? मास ऑफ न्यूक्लियस होता है। सारे लिखो, मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ। जेड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ बाबू प्रोटॉन्स। अच्छा, ए माइनस जेड का मतलब क्या होता है? आपको खुद पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सारे चीज लिख दिया, डेल्टा का मतलब भी लिख दिया। अब देखो पिछले क्लास में याद करो, एक चीज हमने बताया था आपको, वहां से समझ में आएगा। अच्छा, ये डेल्टा एम है, तो इसका यूनिट अगर हम बात करें क्या हो सकता है? ये तो मास है, या तो केजी में हो सकता है, नहीं तो एमयू में लिख सकते हैं। क्योंकि याद करो, जितना भी हम मास इस चैप्टर में लिख रहे हैं, केजी में नहीं लिख रहे हैं, उसको एमयू में लिख रहे हैं। याद करो, एमयू में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? पिछला क्लास में भी हमने बताया था 1 एमयू एक्यूरेट, हमने बताया था ना 1 एमयू कितने के बराबर होता है? 1 एमयू बराबर एक्यूरेट बताया था। जैसे एक्यूरेट हमने बताया था कितना होता है? 1.6605 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। ये बताया था माइनस 27 केजी होता है। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, और इसको 1 एमयू को आपको पता है कितना होता है? ध्यान से देखो, वो 1.66, जिसको हम 1 लगभग लेके चलते हैं, 7 लेके चलते हैं, और ये लगभग में है, गुने 10 के पावर माइनस 27, ये लगभग 1 एमयू में लेके चलते हैं। तो आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि न्यूक्लियर फिजिक्स में मास को आप केजी में न लेके चलो, कहाँ में लेके चलो? एमयू में लेके चलो, आपको बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि एमयू में सारा कैलकुलेशन आपको पता है। क्योंकि आपको पता है 1 एमयू जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो याद करो आइंस्टाइन का छठा लेक्चर याद करो, उसमें हमने बताया था, इस सबको कन्वर्ट किया था। तो फटाफट इसका हम अगर यूनिट लिखने चाहें तो एमयू भी लिख सकते हैं। तो ये तो पता है, ये बेसिक मैंने बताया है। इसका यूनिट मैं एमयू भी लिख सकता हूँ और केजी में भी ले सकता हूँ इसको। अगर केजी में है तभी हम एमयू में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और एमयू में है तभी मैं केजी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास इतना एमयू है, एमयू में पता है आपको, ये इतना एमयू, 1 एमयू में इतना है, इतना एमयू है, तो अगर इसको केजी में करना होगा तभी आप निकाल लोगे, क्योंकि 1 एमयू बराबर इतना केजी होता है। तो एमयू को केजी में भी निकाल सकते हैं, केजी को एमयू में निकाल सकते हैं, ये पता है। बस इतना आप रखो। इसका हमने यूनिट क्या में ले लिया? एमयू में लिख लिया। अगर एक बात बताओ, पिछले क्लास में बताया था मैंने, ध्यान से देखो, अगर ध्यान दो, पहले एक रिलेशन बताया था याद करो, ये बेसिक में कुछ याद करा रहा हूं, ये तो आपको याद हो गया, ये तो आपको बस ध्यान रखना है। ये बक्सा में बंद कर लेना है, मास डिफेक्ट। याद करो कि देखो सारे, ये इक्वेशन देखो भैया, ये इक्वेशन पता है, इक्वल टू एमसी स्क्वायर पता है आपको। मैं पिछला क्लास में एक्यूरेट एकदम कैलकुलेट करके बताया था। अगर मास बराबर 1 एमयू रहे, मास बराबर 1 एमयू रहे, कितना? 1.6605 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी रहे,
तो इसका जब ये 1 mu एनर्जी में कन्वर्ट होता है, याद करो आइंस्टाइन के जब दूसरा एक मतलब पार्ट 2 में बताया था हमने, लेक्चर 6 का पार्ट 2 में समझाया था। पार्ट 1 में भी एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया था, पार्ट 2 में मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया था, तो वही वाला चीज है। तो जब आपको बताया था एनर्जी कितना होगा 1 mu जब डालेंगे 1 mu गुने सी स्क्वायर, तो 1 mu का वैल्यू जब डालते थे यहाँ पे कितना आया था 1.6605 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg गुने सी का क्या होता है, एक्यूरेट लेते थे 2998 गुने 10 के पावर 8। सी क्या होता है, प्रकाश का चाल मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट छोड़ो यार, पहले कैलकुलेशन बस चाहे लिख लो, लिखना चाहते हो तो मीटर पर सेकेंड और ये आपका था का होल स्क्वायर। जब इस एनर्जी को हम कैलकुलेट किए थे तो अब ये जो एनर्जी आया था, पहले एक बार हमने क्या में निकाला था, जूल में निकाला था जूल में निकाला था। उसके बाद एक बार क्या में निकाला था हमने, जूल में निकाला था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला था। जूल में कुछ आया था, जूल में कितना आया था सारे बताओ, कितना आया था जूल में, जूल में कितना आया था, जूल में कितना आया था भैया, सारा कैलकुलेट किया था कितना। ये देखो आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ यहाँ से, ये तो मास्ट में पढ़ा चुका हूँ, ये बाइंडिंग एनर्जी में काम आएगा। दरअसल मैं समझा रहा हूँ आपको बाइंडिंग एनर्जी, समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, अभी वो लिखाया नहीं बट समझो। तो आपको मैंने बताया था एनर्जी, अगर फॉर्मूला अगर 1 mu को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो बताओ इसका वैल्यू कितना आया था, पहले जूल में निकला था 1.4, याद करो 1.492 इंटू 10 के पावर माइनस 10 जूल आया था। अरे बोलो यार, तुम लोग याद नहीं करते हो, इतना आया था। और इसी को ये जूल में आया था, लेकिन जब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर करते हैं, तो इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 से डिवाइड किए थे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल कर लाए थे, देख लेना वहाँ पे। तो कितना आया था 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था कि नहीं आया था। तो आपको ये चीज याद रहना चाहिए कि अगर 1 mu, याद रखो ये इसका वैल्यू कितना आया, अगर 1 mu इंटू सी स्क्वायर है, 1 mu इंटू सी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वैल्यू यही है ना। इसके कहने का मतलब यही है कि देखो 1 mu इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ डाला और निकाला तो कितना आया, जूल में इतना आया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 mu इंटू सी स्क्वायर कितना था 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना याद रखने को है आपको बस सॉल्व हो जाएगा, इतना याद रखना। ये कितना आया वैल्यू कैसे निकाला, देखो ध्यान से सभी देखो 1 mu का मान कितना आ गया, इतना 1 mu के एक्यूरेट मान 1.6605 होता है कि ना भाई, इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg, और प्रकाश का चाल 3 गुने 10 के पावर 8 होता है, लेकिन उसको लिखो 2.998 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, एक्यूरेट लिखो उसका होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो जूल में इतना आता है, अब पूरा करूंगा नहीं क्योंकि कर चुका हूँ। और एनर्जी निकालोगे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जूल को क्या में निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी 1 mu इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू आया 1 mu, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे 1 mu इंटू सी स्क्वायर बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना याद रखना है भाई मेरे, ये मिटा रहा हूं मैं आपको, ये पिछला क्लास में बता चुका हूं मैं। तो आपको पता है बस आप यहां से ये कह सकते हो कि सर कहीं अगर लिखा हो 1 mu इंटू सी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना तो याद है भाई। तो इसको फटाफट इधर साइड में लिख लो, एनर्जी बराबर 1 mu इंटू, देखो दिख रहा है कि नहीं भाई, साफ दिख रहा है, बोलना सारे साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं भाई, देखो 1 mu इंटू सी स्क्वायर की बात करें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, इससे बहुत फायदा होगा। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भाई, देखो डेफिनेशन तो बता ही चुका हूँ, वही जो मास इफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी को, जिसको हिंदी शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है बीई, बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वही यार, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी चाहे बाइंडिंग एनर्जी बोलो, तो हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बात कर रहे हैं ना, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, वही जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास कितना है आपका, डेल्टा एम है ना मास, वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये डेल्टा एम का वैल्यू लिख दो, चिपका दो यहाँ पे। तो देखो बहुत सिंपल है यार, नहीं दिख रहा है क्या, देखो साफ दिख रहा होगा। अब ये मास डिफेक्ट नहीं बात कर रहे हैं, हम बाइंडिंग एनर्जी बात कर रहे हैं। अब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं, दिख रहा है बोलो भाई। अगर देखो यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू पुट करो, दिख रहा है ना, अब डेल्टा एम की वैल्यू पुट करो, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ये सब गुना में है, इसी गुना में है, माइनस कैपिटल एम उल्टे इंटू एम यू में है इंटू सी स्क्वायर, ये अलग चीज है, ये इधर वाला चीज है। ठीक है, एम इंटू सी स्क्वायर,
क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बोलो यार, आप लोग खुद बताओ मेरे को, क्या लिख सकते हो, जेड गुने एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। देखो यूनिट से गुना मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 mu इंटू सी स्क्वायर लिख सकता हूँ यार। बस आप बताओ, इतना लिख सकता हूँ क्योंकि ये 1 mu से गुना ही है ना, mu क्या है, 1 mu से इधर गुना है, इसमें 1 से गुना ही है, तो क्या मैं 1 mu इंटू सी स्क्वायर इधर छाट सकता हूँ कि नहीं छाट सकता हूँ। देखो ध्यान से फटाफट, mu है जैसे 5 kg लिखा रहता है, ये मान लो 10 kg लिखा रहता है, केजी क्या होता है, मात्र 10 गुने क्या 1 kg हम नहीं लिख सकते हैं, वही चीज ना है भाई, 10 गुने 1 kg नहीं लिख सकते हैं, 1 कुछ 10 गुना, वही चीज तो मैं लिखा, बस यूनिट को एक से जैसे यहाँ पे 10 kg है तो 10 गुने 1 kg नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 1 kg के 10 गुना, वही चीज तो यहाँ लिखा, ये मास लिखा हुआ था एमयू में, तो क्या मैं 1 mu गुने इतना mu के इतना गुना है, तो 1 mu गुने IC स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से था ही, क्योंकि एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। देखो ध्यान से, डेल्टा एम की जगह ये डाल दिया, डेल्टा एम की जगह ये डाल दिया वैल्यू, आपको पता है डेल्टा एम का वैल्यू कितना है, ये है ना, डेल्टा एम का वैल्यू कितना है, जेड एम पी प्लस ए माइनस एम एन माइनस कैपिटल एम, तो वो डेल्टा एम की जगह इसको उठाकर पटक दिया है यहाँ से इसमें, और इंटू क्या है आपका सी स्क्वायर, तो इंटू आपका ऑलरेडी क्या है ये भैया सी स्क्वायर, वही चीज तो कर रहा हूँ, 1 mu इंटू सी स्क्वायर कर दिया। अब देखो 1 mu इंटू सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है, बगल में देखो, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड माइनस, क्या दिख रहा है भाई सबको, बोलो फटाफट सारे बोलो, दिख रहा है ना, ये क्या लिखा है, ये देखो कैसे लिखा है, ये देखो ये 1 लिखा हुआ है, 1 mu इंटू सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इन एम एन माइनस कैपिटल एम, और देखो इतना अलग कर दिया, क्या इसका वैल्यू आपको पता है 1 mu इंटू सी स्क्वायर, ये कितना एनर्जी के बराबर होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए बोला देखो, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना निकल के आ गया मेरे भाई, देखो सारे कितना निकल के आ गया, देखो बाइंडिंग एनर्जी इतना निकल के आ गया आपका, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर इतना मास डिफेक्ट एमयू में अगर होगा तो एनर्जी कितना होगा, जस्ट उससे क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फटाफट यहाँ तक कॉपी करो, दिख रहा होगा ना भाई, मैं समझ रहा हूँ सब दिख रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं सबको थोड़ा सा कंट्रास्ट कर देता हूँ, बी ई लिखा हुआ है यहाँ, तो आई थिंक सब यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही रहा है क्या लिखा है मैंने यहाँ तक। इसको यूनिट को जैसे 10 kg को कैसे लिखते हैं, 10 kg को 10 गुने 1 kg नहीं लिख सकते हैं, वही तो लिखा है यहाँ पे, ये बाइंडिंग एमयू में है तो इसको बस एमयू में इधर छाट लिया, तो इसको एक गुना कर दिया 1 mu, अब इधर एमयू इससे गुना में था तो 1 mu लिख दिया इंटू ऑलरेडी सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर लिख दिया, ये गुना में है सी स्क्वायर के साथ, ठीक है। और 1 mu इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपको पता है, यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो ये मैंने लिखा है, पिछला जो आपके क्लास है लेक्चर 6 का पार्ट 2 में मैंने समझाया था, जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है कितने के बराबर होता है, तो 1 mu है, ये क्या है आपका 1 mu इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फटाफट कॉपी करो यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो यहाँ तक भाई, अब मिटा रहा हूँ, याद रखना बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, बस आपको अगर निकालना है बाइंडिंग एनर्जी, तो बस आपको इसमें क्या दिया होगा, आपको क्या क्या दिया होगा, देखो बाइंडिंग एनर्जी दिया होगा तो जेड भी आपको न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर दिया होगा, आपको फिर एटॉमिक नंबर दिया होगा, उसके बाद मास ऑफ न्यूक्लियस दिया होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दिया होगा, डाल के वैल्यू निकाल लोगे। बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फटाफट, एक और टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी समझ में आई क्या होगा, मेरे ख्याल से आपको नहीं होगा, नहीं आया होगा तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चलो फटाफट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद कल से, अब इसको आज खत्म ही करते हैं कि कल से रेडियो एक्टिविटी शुरू कर सकूं मैं। ओके, अब देखो सारे ध्यान से देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, बस इसी का सब टॉपिक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम, क्या बोलते हैं, देखो यार आप मार्कर भी जवाब दे रहा है, एक मिनट, मार्कर भी जवाब दे रहा है। तो भाई अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी का ही सब टॉपिक है, उसी के अंदर आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसी से आपको पता चलेगा कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियस कम स्टेबल है, ठीक है। क्योंकि हर एक न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, कोई न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है, कोई न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बड़ा होता है।
तो किस हिसाब से हम किसी भी न्यूक्लियस को बोलेंगे ज़्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, तो हम उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकालना होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, इसका मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड टोटल न्यूक्लियस। ये बाइंडिंग एनर्जी जो हमने पिछले अभी कैलकुलेट कर लिया बाइंडिंग एनर्जी, उसका और टोटल न्यूक्लियस का क्या होता है, आपका क्या होता है, रेशियो होता है। टोटल न्यूक्लियस का मतलब पता समझ में आ रहा है, टोटल न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, टोटल न्यूक्लियस आप खुद समझ रहे, टोटल न्यूक्लियस का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब मास नंबर, मतलब मास नंबर, खुद समझ में आ गया होगा। टोटल न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, मास नंबर, इसलिए मैंने आपको अभी बोला टोटल न्यूक्लियस मतलब मास नंबर, जिसको हम क्या बोलेंगे, ए बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए। टोटल न्यूक्लियस मतलब वही ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर, ए बोलते हैं। ए लिख दो, आपका मन हो तो ए यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो ऐसे, ठीक है, ए लिख दो। और देखो ध्यान से, ये बंधन ऊर्जा और कुल न्यूक्लियन का अनुपात होता है, बंधन ऊर्जा और कुल न्यूक्लियन का, बंधन ऊर्जा बी, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस गुने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको क्या करना है, भागा देना है, अनुपात होता है ना बाइंडिंग एनर्जी और टोटल न्यूक्लियस का मतलब मास नंबर ए, तो ए से हमने क्या कर दिया, भागा दे दिया, मास नंबर ही तो टोटल न्यूक्लियस होता है, ए से भागा दे दिया। इधर जब एलएचएस साइड भागा करो तो आरएचएस साइड भी करोगे, तो इधर भागा कर दो, इधर भागा कर दिया ए से, तो इधर भी तो भागा करना पड़ेगा ए से, तो इधर भी भागा कर दिया, तो ये भागा सब में हो जाएगा। तो या तो ये सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, या आपका ये रहा आपका, ऐसे आप लिख दो प्रकार, सॉरी इसको ऐसे ही रहने दो, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। ये सारे दोनों का है, मैं गुना में, तो गुना में नीचे मैं इसके नीचे लगा दूं या इसके नीचे लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल मैं ऐसे भी बोल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लिखने का तरीका है, तो आप ऐसे ऐसे ये बक्सा में इसको बंद कर लेना, ठीक है। ये आपको क्या बताता है, पर न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियॉन्स बाइंडिंग एनर्जी, मतलब बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, हर एक न्यूक्लियंस में कितना, हर एक न्यूक्लियंस में कितना बाइंडिंग एनर्जी होगा, कितना आपका बाइंडिंग एनर्जी होगा, और जिसका ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका ज्यादा एनर्जी लिबरेशन होगा पर एक न्यूक्लियन में, जो सबसे ज्यादा एनर्जी देगा एक न्यूक्लियंस में, जिस न्यूक्लियस में जिस न्यूक्लियस का ज्यादा एनर्जी होगा वहीं ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जो ज्यादा एनर्जी बाहर देगा, जो बाहर ज्यादा एनर्जी निकालेगा, तभी तो क्या होगा, ज्यादा बाहर एनर्जी निकलेगा, तभी न्यूक्लियस के पास क्या होगा, कम एनर्जी होगा, और कम एनर्जी होना मतलब ज्यादा अस्थायी होना। तो आपको ये देखना है ज्यादा कौन एनर्जी बाहर निकाल रहा है, एक न्यूक्लियन में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन बाहर निकाल रहा है। बात समझ में आ गया, उसको चेक कर लेना है, उसके बाद स्टेबिलिटी आपका आ जाएगा फटाफट। देखो मैं एक क्वेश्चन करके आपको बता देता हूँ। चलो भाई, अब अगले क्लास में हम रेडियो एक्टिविटी शुरू करेंगे। छोड़ो, अब क्या होगा, एक्चुअली हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, क्वेश्चन का पीडीएफ भेज देंगे, जैसे आपको व्हाट्सएप पे, तो आप उस पर कर लेना, मैं उस पर डाउट बता दूंगा। न्यूमेरिकल वहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं। और जिस बच्चे को भी, एक्स्ट्रा बच्चे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको भी आप मैं पीडीएफ दे सकता हूँ उनको भी। चलो अब हम बात करते हैं, अगले क्लास में हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। यहाँ तक न्यूक्लियर फिजिक्स मोस्टली खत्म हो गया, अब इसका एक पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, तो अगले क्लास में हम उसको शुरू करेंगे, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप दोनों लेक्चर देखें, ओके, पीछे के सारे लेक्चर देखें, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी पे आए।